हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आपके एंटी कैंसर ड्रग या साइटोटॉक्सिक ड्रग के एक और क्लास के बारे में। और आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर। यूं तो इनके काम करने का तरीका एंटी कैंसर ड्रग के रूप में, साइटोटॉक्सिक ड्रग के रूप में थोड़ा अलग है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपके लिए नया नहीं है। इसके ऊपर या इसी के बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स के ऊपर अपलोड किया हुआ है। सो अगर आप इसके रूट को समझना चाहते हैं, एग्जैक्टली ये मेरी गारंटी है, अगर आप इसके बेसिक रूट को समझना चाहते हैं तो प्लीज एक बार आप क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली वीडियो को देखिए, जहां पे मैंने आपके लिए पूरा डेमो और डायग्राम बना करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इसी टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर के बारे में, लेकिन उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। ऐसे 2-3 एग्जांपल मैं इस वीडियो में और यूज करूंगा। ये एक केबल है जिसमें हम लोग बेसिकली मोबाइल को कनेक्ट करके स्पीकर से जोड़ते हैं। मान लेते हैं कि एक ऐसा केबल है या आपके हेडफोन का लीड है या कोई भी ऐसा वायर है, जैसे मैं रिकॉर्ड करने के लिए इस केबल को यूज कर रहा हूं, इस माइक को यूज कर रहा हूं। तो कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि जब इस तरह के जो अप्लायंसेस हैं, इस तरह के जो वायर हैं, उनमें ट्विस्ट एंड टर्न्स, घुमाव, ऐठन, इस तरह की बंधी हुई चीजें होंगी तो उनको एक अच्छा फीलिंग नहीं आता। सबके साथ नहीं होता, लेकिन जिनके साथ होता उनमें से मैं एक हूं। तो इस तरह की चीजें जब तक रहेंगी तो मैं इसको अच्छे से यूज नहीं करूंगा। कब तक यूज नहीं करूंगा? जब तक कि जो गांठें हैं, ये इस तरह के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स और हर्डल्स हैं, इनको मैं सॉल्व नहीं कर लेता, या इनको जब मैं वापस से इनके ओरिजिनल फॉर्म में लेके नहीं आता, नॉर्मल फॉर्म में लेकर नहीं आता, मैं इनको यूज करने में समर्थ नहीं रहूंगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे साउंड वही आएगा, सब कुछ वही होगा, बट एक मन में बेचैनी, खलबली फील होती है। अगर आपने फील किया होगा तो इस पॉइंट को समझते होंगे। तो जब ये पूरी मेहनत के बाद इस तरह से ओरिजिनल इसके नॉर्मल शेप में आ जाएगा तो मुझे अच्छी फीलिंग आएगी और मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो भी इसी तरीके से काम करता है। टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर इसका नाम है, इस क्लास के टॉपिक का नाम है। लेकिन ये एक चीज आपको समझना होगा कि जो एंटी कैंसर ड्रग है या इस कैटेगरी के अंदर जो ड्रग है वो काम कैसे करेंगे। वो टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करके अपना काम करेंगे। दैट इज व्हाई दिस इज रिटन एज अ टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर। तो इसको सोचने के लिए जरूरत नहीं है, आपको यह सोचिए कि टोपोआइसोमरेज 2 है क्या और उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तभी हम उसको इनहिबिट करना चाहते हैं। अगर उससे प्रॉब्लम नहीं होती तो हम उसको क्यों इनहिबिट करते। सो टोपोआइसोमरेज 2 एक ऐसा पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है हमारे बॉडी में जो डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है। जो इस तरह के डीएनए हेलिकेज की मदद से जब डीएनए का डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है तो नीचे उसके एक पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बनने लगती है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जिसके बारे में मैंने समझाया है फ्लोरोक्विनोलोन्स में, और अभी आपको मैंने दिखाया जो गांठें बनने लगेंगी, आपको और दिखाऊंगा, तो वो आपका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होता है जिससे जो डीएनए है वो क्लम्सीनेस बनने लगते हैं और उसको ठीक करने के लिए हमारे टोपोआइसोमरेज 2 अपनी भूमिका निभाते हैं। वहां पे उनको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स को रेगुलर करके हैं ताकि आगे जाकर के जो डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री उनकी बन सके और उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। इस डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। यहां पे आपके टोपोआइसोमरेज 2 ने उस बंधे हुए गुच्छे को अलग अलग करने में मदद की, जिससे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का ग्रोथ होगा और फिर वो आगे जाकर के सेल डिवीजन में काफी मदद करेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो सेल हैं, नॉर्मल सेल भी और कैंसरस सेल भी, उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से होता रहेगा। और आप जानते हैं कैंसर का मतलब होता है अनवांटेड, अंडरलाइन करिएगा, अनवांटेड एक्सेसिव अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। तो हमको उसी को इनहिबिट करना है। तो जो चीजें उस कैंसरस सेल के ग्रोथ में मदद कर रही हैं, उनके ग्रोथ में फैसिलिटेशन कॉज कर रही हैं, हमको उन्हीं को तो इनहिबिट करना होगा। और ये टोपोआइसोमरेज आपका टोपोआइसोमरेज 2 टाइप कह लीजिए, वो आपके इसी सेल के लिए मदद कर रहा है। दैट इज व्हाई वी आर इनहिबिटिंग दिस टोपोआइसोमरेज 2। ये हमारा काम करने का तरीका हुआ। अब एक छोटी सी चीज और भी यहां पे देख लेते हैं, फिर टॉपिक को शुरू करेंगे। ये जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है ये कैसे अपना काम करता है। ये जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है वो सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक कैसे होता है। डबल स्टैंडर्ड का सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक होने में मदद करने वाले जो बेसिक पार्ट है, एंजाइम है, वो आप देख सकते हैं डीएनए हेलिकेज। यानी कि जो डीएनए हेलिकेज है डबल स्टैंडर्ड को धीरे धीरे सिंगल स्टैंडर्ड में बदल रहा है। ये कैसे करता है इसको भी मैंने समझाया हुआ है, दोबारा से देख लें। अगर ये थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें, सपोज दिस इज अ चेन, ये चेन अगर थोड़ी देर के लिए डीएनए का डबल हेलिक्स है, ये हम एज्यूम करते हैं, जैसे सिंगल हेलिक्स अदर सिंगल हेलिक्स, दोनों मिलकर के डबल हेलिक्स बनेंगे। तो इस डबल हेलिक्स को आगे कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बनाने के लिए सिंगल
हेलिक्स में इस तरह से कन्वर्ट होना पड़ रहा है। तो ये जो कन्वर्जन हुआ, अब उसको उल्टा कर लें, ये जो डबल का सिंगल में कन्वर्जन हुआ इस तरीके से, ये किसके द्वारा हुआ, इस चेन के रेस्पेक्ट में बात करें तो दिस इज रनर, इसने इसको सिंगल में बदलने का काम किया। यही चीज आपके डीएनए के केस में ये डीएनए हेलिकेज करता है। तो डीएनए हेलिकेज इनको सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ये डीएनए हेलिकेज हुए। इसके बाद जो इनका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगा, इनको हमको इनहिबिट करना होगा, उसके बारे में धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इस द टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर के अंदर के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, उनमें से आपका पहला है इटोपोसाइड और दूसरा है आपका टेनिपोसाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, खास करके इटोपोसाइड के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके अंदर का अगर बेसिक पॉइंट जानना चाहेंगे, इटोपोसाइड इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइटोटॉक्सिन्स। ये जो इनका सोर्स है वो पोडोफाइटोटॉक्सिन से डिराइव किया गया है। इट इज नॉट अ माइटोटिक इनहिबिटर। अगर मैं इनके काम करने के तरीके के बारे में बात करूं तो एक क्लियरली स्पेसिफिकली यहां पे दिया गया है, इट इज नॉट अ माइटोटिक स्पिंडल इनहिबिटर, यानी कि ये माइटोटिक स्पिंडल को अफेक्ट नहीं करेगा। इसके पहले दो पार्ट में विनकाक्लॉइड और टेक्सिन के केस में हमने बात किया कि तरीका अलग था उनका, लेकिन साइट वही था कि आपके मैक्रोट्यूब्यूल को डैमेज कर रहे थे। तो ये जो ड्रग है मैक्रोट्यूब्यूल पे अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये अरेस्ट करेगा सेल को इन G2 फेज। वो सेल को G2 फेज पे ही रोक करके रखेगा। अब ये G2 फेज क्या है, ये भी हमने बताया पार्ट 1 ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, और इसके पहले की वीडियो में हमने आपको क्लियर किया है। ये बेसिकली एरर और एरर रिमूवल का फेज है, जहां पे रेक्टिफिकेशन की जाती है कि कहीं कोई ऐसी चीजें तो नहीं बन गई जो नहीं बननी चाहिए थी। वहां पे क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, फिर वो आगे मूव करता है सेल के रेस्पेक्ट में। तो इसी G2 फेज को वो अरेस्ट करके रखेगा एंड कॉज डीएनए ब्रेक। और इसके बाद डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसमें ब्रेकेज कॉज करेगा बाय अफेक्टिंग डीएनए टोपोआइसोमरेज 2, जो मैं बात कर रहा हूं। इसी डीएनए के टोपोआइसोमरेज 2 बेसिक एंजाइम है जो सेग्रीगेशन करने का काम करता है, इसको अफेक्ट करके डीएनए को डैमेज पहुंचाएगा। आगे देखें, क्लीविंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज नॉट इंटरफेयर। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का क्लीव होने का प्रोसेस था उस पर ज्यादा ये अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये सब्सिक्वेंटली रीसीलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स को प्रिवेंट कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है, इनकी जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है, इसको ठीक करने के लिए, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बदलने के लिए एक छोटा सा यहां पे क्लीव होता है, डीएनए में हल्का सा कट होता है। इसके बाद उसको वापस से ठीक करके उसको जोड़ देते हैं। तो ये डीएनए का प्रोसेस है, नेचुरली होता रहता है। तो ये कटिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये कट करने के बाद इनके रीसील होने के प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, जिससे डीएनए रीसील नहीं हो पाएंगे और वो उसी कट के स्टेट में रह जाएंगे, जिससे हमारा डैमेज होगा। इसके बाद देखिए रिजल्ट किसमें होगा, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा हम लोग को, देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ डीएनए ब्रेक। वहां पे डीएनए ब्रेक हुआ है, उसको रीसील नहीं होने दिया, तो वहां पे डीएनए के ब्रेक एक्यूमुलेट होने लगेंगे और इसके बाद फाइनली जाकर के उस पर्टिकुलर सेल की डेथ हो जाएगी। ये उस सेल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं जो कि कैंसरस सेल है, जिसका ग्रोथ आपके लिए सही नहीं है या आपकी आवश्यकता में नहीं है, बट वो नॉर्मल सेल को भी अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं, दीज आर गिवन इंट्राविनसली एंड ओरली ऑल्सो। ये इंट्राविनस भी दिया जाएंगे और ओरल रूट से भी दिया जाएंगे। यहां पे एक चीज जानने लायक है, अगर आप पी जगदीश प्रसाद की बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये ओरल रूट से नहीं बल्कि इंट्राविनस रूट से दिया जाता है। लेकिन अगर आप केडी त्रिपाठी में देखेंगे तो वहां पे दोनों के बारे में लिखा हुआ है कि ये इंट्राविनस भी और ओरल भी दिया जाता है। लेकिन एक चीज को साफ किया गया है कि अगर आप बात करते हैं ओरल की, तो इनका जो डोज होगा वो आपके इंट्राविनस की तुलना में डबल होगा। ये एक अलग से लिखा गया है केडी त्रिपाठी के लेटेस्ट एडिशन में। सो दीज आर गिवन इंट्राविनसली एज वेल एज ओरली। ये यहां पे इनका काम हो गया। अब हम इनके मैकेनिज्म रोशन को देखते हैं, फिर आगे इनके यूज और एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए, ये जो हमारा डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। आगे जाकर के सेल के साइकिल के साथ साथ डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलने का काम करता है डीएनए हेलिकेज, जो मैंने आपको रनर में दिखाया वो। तो ये इसको अलग करेगा, लेकिन इसके अलग करने की वजह से यहां पे आप देख सकते हैं, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, यहां पे एक पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट होने लगेगी, यानी कि एक एटम एक कंडेंस फॉर्म में एटम दिखने लगेगी। वो डीएनए के सेग्रीगेशन के लिए बोल लीजिए या उनके सेपरेशन के लिए सही नहीं है। तो इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को ठीक करने का काम करता है हमारा टोपोआइसोमरेज 2, और यहां पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में मैंने लिखा हुआ है वो टोपोआइसोमरेज 2 है, जो इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। बाद में
ये जो उनका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ दिखाया। पहले तो सिंगल सिंगल में बनेगा, बाद में उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी। इनके सेपरेशन होने के बाद ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट करेगा। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आगे जाकर के डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करेगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो फाइनली सेल का ग्रोथ होगा, और इस तरीके से जो सेल है वो ग्रोथ होता जाएगा, चाहे वो नॉर्मल सेल हो चाहे वो कैंसरस सेल हो, इसकी ग्रोथ होती जाएगी। बट हमको इसका ग्रोथ नहीं चाहिए, हमको इसकी ग्रोथ को स्टॉप करना है। तो इसकी ग्रोथ में फैसिलिटेट करने का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये है आपका टोपोआइसोमरेज 2, जो कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके इनको कंफर्ट जोन में लेकर के आ रहा था। लेकिन हमको यहां पे बंद करना है इनकी ग्रोथ को, जो जिसकी मदद से ये ग्रो हो रहे थे, जिसकी मदद से ये आगे बढ़ रहे थे, इसी को हमको इनहिबिट कर देना है। तो हमारा जो ड्रग है आपका ये इटोपोसाइड और टेनिपोसाइड या टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर कैटेगरी के अंदर के कोई एग्जांपल, तो वो इसी टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करेंगे। यहां पे समझ में आया डायग्राम की मदद से। अब एक बार लाइव देखते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो सके। मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है, ऊपर में और नीचे में आपका उसी का डीएनए अगला हिस्सा है। ऊपर के पोर्शन में आप देख सकते हैं कि थोड़ा गैपिंग है, ये नॉर्मल डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड है, और ये जो बीच में आप बॉल देख रहे हैं ये बिल्कुल रिसेंबल कर रहा है आपके डीएनए हेलिकेज से। ये जो डीएनए हेलिकेज है इसका काम होता है कि ये इसको आगे मूव करते जाए ताकि इनका सेपरेशन होते जाए। अब इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए निकाल लें तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ये डीएनए हेलिकेज था, ये इसको आगे बढ़ाते जा रहा है ताकि इनकी जो ये आप ध्यान से देखें तो ये इस तरह से खींचते जा रहे हैं, तो ये अलग होते जा रहे हैं। लेकिन यहां तो अलग होते जा रहा है, पर आपको शायद ध्यान से देखना पड़ेगा, ये नीचे का हिस्सा यहां पे ज्यादा कंडेंस होते जा रहे हैं, ज्यादा ही ऐठा और ज्यादा ही टाइट होता जा रहा है। तो इसके कारण से सेल हमारा मल्टीप्लाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा। इसके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारा आपका आता है डीएनए टोपोआइसोमरेज 2। वो इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बदलने का काम करता है। इनको यहां से कट करते हैं, धीरे धीरे इनको ठीक करने का काम करते हैं। तो ये काम है हमारे टोपोआइसोमरेज 2 का, और हमको इसी को तो इनहिबिट करना था। तो टोपोआइसोमरेज 2 इसी पे काम करता है। एक छोटा सा और एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए देख सकते हैं, आपस में क्रमसी बने हुए हैं। ये अगर आगे जाकर के देखें आपके डीएनए हेलिकेज की मदद से तो इस तरीके से सेपरेट होते जाएंगे सिंगल स्टैंडर्ड में, और नीचे ये जनरेट हो रहा है डेंस, इसको ठीक करता है यही टोपोआइसोमरेज। यहां से इनको कट करेंगे और इनको वापस से इस तरीके से रीसील करने का काम करते हैं। ये कट करने वाले स्टेप को हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको इस पे अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कट करने के बाद इनको रीसील किया जाता है ताकि जो एक टर्न एक ट्विस्ट एक्सेसिव था, पॉजिटिव था, उसको कम कर सकें। तो इसी रीसीलिंग के स्टेप को हमारा ड्रग कंट्रोल करता है, कम करता है, ताकि रीसीलिंग ना हो और जो हमारा डीएनए था वो ब्रेक कंडीशंस में ही रहे, और इस तरह से ब्रेकेज ऑफ डीएनए एक्यूमुलेट होगा तो फाइनली वो सेल की डेथ कॉज कराएगा, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा, और हमारे जो कैंसर सेल है उनकी ग्रोथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इनके यूज के बारे में बात कर लें। सबसे पहला एकदम सिंपल है, ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, टेस्टिकुलर ट्यूमर में यूज होता है, साथ साथ ये लंग कैंसर के लिए भी यूज होंगे, और हॉकिंग्स के साथ साथ अदर टाइप ऑफ जो लिम्फोमा है इसके लिए भी यूज करते हैं। ये क्या है हॉकिंग्स लिम्फोमा, एक बार ये सुन लेते हैं। इसके बाद ये यूज होता है आपका स्टमक एंड ब्लैडर कार्सिनोमा के केस में। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अनवांटेड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। तो ये बेसिकली बाकी टाइप के जो एंटी कैंसर ड्रग है उन्हीं के एडवांटेड इफेक्ट से कुछ रिसेंबल करेंगे। उनमें एलोपेसिया है, ल्यूकोपेनिया है, यानी कि WBC की जो संख्या है उसमें कमी हो जाना, एलोपेसिया मतलब आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाना, GIT डिस्टर्बेंस होंगे, यानी कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, लूज मोशन, वोमिटिंग, नोजिया, इस तरह की फीलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट है जो कि हमको इस चीज से एक्सपेक्ट नहीं होती। ये जो टॉपिक था बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको फोकस करके हमने कुछ डायग्राम और आपके लिए लाइव डेमो दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस को बूस्ट करती होंगी, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी चैनल पे, नॉट इवन हमारे चैनल की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी एजुकेशन चैनल में अगर आप जाते हैं और डायरेक्टली वो चीज देखते हैं जो आपको देखना है, उसके बाद स्किप कर देते हैं, आगे यूज नहीं करते हैं, पीछे नहीं देखते, आगे नहीं देखते, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट फॉर शॉर्ट टर्म बीइंग क्लियर होगा लेकिन बेसिक कभी क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। और ये सब चीजें मैंने आपको बताया क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोन्स के रूप में अपलोड किया हुआ है।
उसमें और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो एक बार जरूर देखिएगा। तो इसके साथ मैंने आज का टॉपिक कंप्लीट किया। इसका रेफरेंस है केडी त्रिपाठी का 8th एडिशन। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड टेक केयर।